क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। हेयर टू इक्वेशन गिवन 1 and 2। तो हमने एक रूल पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, जो प्रीवियस क्लास हमने की थी वहाँ पे हमने एक रूल पढ़ा था जहाँ पे हमने कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी की बात की थी। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का रूल क्या था, तो पहले हम थोड़ा वो डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास इस टाइप से इक्वेशन थी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। एक इक्वेशन ये थी और सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये थी, और आपसे यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात की हो, या आपसे यूनिक सॉल्यूशन की बात की हो, या नो सॉल्यूशन की बात की हो, तो हम क्या कर रहे थे। देखिए यहाँ पे हमने 3 रूल पढ़े थे। क्या रूल पढ़े थे? A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2। तो इसको हम बोल रहे थे यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोल रहे थे? यूनिक सॉल्यूशन। और ये 2 लाइन है अपने पास, 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन, तो ये 2 लाइन है। तो यहाँ पे जब यूनिक सॉल्यूशन की बात होगी तो 2 लाइन जो होगी वो इंटरसेक्ट करेंगी किसी एक पॉइंट पर, ठीक है। और क्या बोलते थे हम इसको? कंसिस्टेंट बोलते थे, कंसिस्टेंट, ठीक है। तो सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट होगा, और लाइन क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी। सेकंड जो हम बात कर रहे थे, A1 A2 इक्वल टू B1 B2 बट नॉट इक्वल टू C1 C2। तो यहां से हमें रिजल्ट मिल रहा था नो सॉल्यूशन। क्या मिल रहा था? नो सॉल्यूशन। तो यहां पे आपका आंसर होता था नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मीन्स क्या है? इनकंसिस्टेंट। क्या है? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट भी बोल सकते हैं। और जो लाइन है आपके पास, वो लाइन क्या होगी? पैरेलल लाइंस होगी। क्या होगी? पैरेलल लाइंस होगी, क्योंकि ये 2 लाइंस है अपने पास, 2 इक्वेशन है। और थर्ड केस बनेगा A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C अपॉन C2, और इसका मीनिंग होगा आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन को कंसिस्टेंट भी बोला जाता है। और जो लाइन होगी वो लाइन दूसरी लाइन इसी के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो ये 3 केसेस हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। हमें ये इक्वेशन गिवन है, 2 इक्वेशन गिवन होगी। कहीं पे हमें बोल दिया जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। जब यूनिक सॉल्यूशन बोला जाएगा या कंसिस्टेंट बोला जाएगा या ये बोल दिया गया इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो आप इस रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है। A1 क्या होगा? A1 ये हो जाएगा आपके पास, A2 क्या होगा? ये हो जाएगा, C1 क्या होगा? ये हो जाएगा, ठीक है। और जब नो सॉल्यूशन बोला गया है तो इस रूल को फॉलो करेंगे, और जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोला गया है तो इस रूल को फॉलो करेंगे। तो आपको समझ आ गया होगा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इनफाइनाइट बोला जा रहा है, तो हमारे पास इस रूल का यूज करेंगे और आंसर निकालेंगे। आई होप कि ये क्लियर है आपके पास। ये इसके फॉर्मूला है इस टाइप के क्वेश्चन के। 3 पॉइंट हमसे पूछे जाते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन को कंसिस्टेंट सॉल्यूशन भी बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन भी बोलते हैं, और नो सॉल्यूशन को इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, और पैरेलल लाइंस भी बोला जा सकता है, क्योंकि कोई नो सॉल्यूशन है इसका मतलब वो लाइन पैरेलल है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोला गया है तो इसका मतलब वो लाइन उसी के ऊपर आ रही है और कंसिस्टेंट है। क्लियर है? तो अब हम इस क्वेश्चंस की बात करते हैं जो क्वेश्चन आपको गिवन है, और आप प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं, है ना। तो वहां से अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वहां पे विद एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चंस कराए हैं और कॉन्सेप्ट बताया है, बट यहाँ पे मैंने बता दिया है, फिर भी आप अच्छे से एक बार उसको देख सकते हैं तो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे
इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का आपको फॉर्मूला पता चल गया। तो ये इक्वेशन है, इक्वेशन को मुझे इस फॉर्मेट में बनाना है, ठीक है। 7 को इधर लेके आ जाएंगे तो ये इक्वेशन 1 हो गई। सेकंड इक्वेशन इसको भी इधर लेके आ जाएंगे तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हम कंपेयरिंग करेंगे जो इक्वेशन मैंने पहले लिखी थी, इन इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे। तो आपको पता है a1 की वैल्यू क्या है 2, b1 की वैल्यू क्या है 3 और c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -7, a2 की वैल्यू a माइनस बी और b2 की वैल्यू a प्लस बी और c2 की वैल्यू आपके पास ये हो जाएगी। जब हम इनको कंपेयरिंग करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ और इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो यहाँ से ये वैल्यूज लिख लेते हैं, ठीक है। तो a1 इक्वल टू 2 और b1 इक्वल टू 3 एंड c1 इक्वल टू -7। क्लियर है। अब a2 सेकेंड इक्वेशन, a2 इक्वल टू a माइनस बी और b2 इक्वल टू a प्लस बी एंड c2 इक्वल टू -3 a प्लस बी माइनस 2। ये आपके पास कंपेयरिंग करके आपने a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यूज निकालनी। अब हमारा फॉर्मूला क्या है a1 अपॉन a2। तो अब हम फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन की जब हम बात कर रहे हैं तो मैंने अभी तो बताया था a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c अपॉन c2। ये हो गया आपके पास। अब आपको a1 की वैल्यू भी पता है, a2 का भी पता है। a1 की वैल्यू क्या है, ये है। a2 की वैल्यू ये है, b1 की वैल्यू ये है, b2 की वैल्यू ये है, c1 की वैल्यू ये है और c2 की वैल्यू ये है। तो सभी वैल्यूज आपको पता है, तो अब इन वैल्यूज को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इन वैल्यूज को पुट कीजिए यहाँ पे डायरेक्ट। तो आप इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो अब आप देखेंगे आपकी इक्वेशन कुछ इस टाइप की बनेगी, 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी और c1 -7 अपॉन -3a प्लस बी माइनस 2, ये बन जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे हम भाई, यहां से इसको कंपेयर करेंगे, यहां से इसको कंपेयर करेंगे क्योंकि ये इक्वल हैं। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे इनको। तो यहां से जब हम इन माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहां से हमारे पास 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2, ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6a प्लस 2b माइनस 4 इक्वल टू 7a माइनस 7b। तो यहाँ से आपको मिलेगा, ये आ जाएगा, इधर लेके जाएंगे जब हम a और इधर b को लेके जाएंगे इधर, तो ये आपका 9b इक्वल प्लस 4, ये 0 हो जाएगा। और यहाँ से अब दूसरी इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करेंगे इन दो को, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b। तो यहाँ से इसको इधर लेके जाएंगे a और ये हो जाएगा a इक्वल टू 5b। क्लियर है। अब यहाँ पे a इक्वल टू 5b आ गया और अगर हम a इक्वल टू 5b को अबव वाली इक्वेशन में पुट कर दें तो वहाँ से हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मैं इसको इसमें पुट कर दूं, इस इक्वेशन में, देखिए a के इक्वल क्या बोला 5b, तो 5b माइनस 9b प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये क्या मिलेगा मुझे, -4b प्लस 4 इक्वल टू 0, -4b और इधर जाएगा, ये इधर आएगा तो -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 अपॉन 4 इक्वल टू 1। अगर b की वैल्यू 1 है और मैंने यहाँ पे b की वैल्यू 1 पुट करी तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है, a एंड b की वैल्यू पूछी जा रही है। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। क्लियर है। देखिए भाई, हमें सिर्फ फॉर्मूलेज लर्न रखने हैं इसमें। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, है ना, नो सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होगा। तो इनफाइनाइट के लिए ये वाला फॉर्मूला है आपके पास। तो अब वहाँ से सब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल टू 5 इन इक्वेशन
थर्ड इक्वेशन मीन्स ये वाली इक्वेशन, ठीक है, ये आपकी थर्ड इक्वेशन है। तो यहाँ पे आप पुट करेंगे तो मैंने अभी आपको बताया ये आ जाएगा इधर, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और सब्स्टिट्यूटिंग b इक्वल टू 1 इन फोर्थ इक्वेशन मीन्स ये इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन में अगर पुट करेंगे तो b की जगह 1, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, क्लियर है। a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। आई होप कि ये आपको क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है नो सॉल्यूशन। क्या बोला गया है, नो सॉल्यूशन। तो अभी जो मैंने बताया था, तो नो सॉल्यूशन के लिए अपना फॉर्मूला क्या था, नो सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला था a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये तो आपके पास इक्वेशन हो गई, ठीक है भाई। देखिए हमारे पास क्या होता है, इस फॉर्मेट में हमें इक्वेशन लेके आनी होती है ना, इस फॉर्मेट में। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं ये इस फॉर्मेट में नहीं है, ये क्या है 3x प्लस वाई इक्वल टू 1। इस फॉर्मेट में कब बनेगी, जब राइट हैंड साइड को जीरो होगा। तो ये जीरो कैसे होगा, 3x प्लस वाई, इस 1 को इधर लेके आएंगे, -1 इक्वल टू 0। अब ये इस फॉर्मेट में बन गई। तो ऐसे इसको चेंज किया गया है और ऐसे इसको चेंज किया है ना, कुछ अलग से कुछ नहीं किया है। तो अब मेरे पास फॉर्मूला की बात आ गई, ठीक है। पहले हमारे पास ये है, तो कंपेयरिंग करके a1 a2 की वैल्यू लिखिए पहले। तो कंपेयरिंग विद दिस और दिस, ये दो इक्वेशन थी अपने पास। a1 की वैल्यू फर्स्ट के साथ कंपेयर कीजिए, a1 3 b1 1 c1 इक्वल टू -1, और थर्ड में देखिए a2 इक्वल टू 2k माइनस 1 एंड b2 इक्वल टू k माइनस 1, c2 इक्वल टू -2k प्लस 1। तो ये वैल्यूज आपने लिख ली कंपेयर करने के बाद। अब हमारा फॉर्मूला आता है किसके लिए, नो सॉल्यूशन के लिए। नो सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ पे आपके पास a1 ये हो जाएगा a1 अपॉन a2, ठीक है, इक्वेशन थर्ड। और b1 b2 की बात करें तो क्या होगा, b1 की वैल्यू 1 है, b2 की वैल्यू k माइनस 1 है, और c अपॉन c2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 अपॉन 2k प्लस 1। तो ये आपके पास हो गया a1 a2 b1 b2 c1 c2। क्लियर है। देखिए अभी तक हमने क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया है, सिंपल जो इक्वेशन थी उन इक्वेशंस को लिख के उसको कंपेयर कर दिया हमने अपनी जो ओरिजिनल आपकी इक्वेशन होती उसके साथ। फिर वहाँ से a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये वैल्यूज निकाली हैं। देन फिर आपने क्या लिखा है, a1 a2, a1 की वैल्यू आपको पता है, a2 का पता है। फिर आपने क्या किया, b1 b2, b1 की वैल्यू यहाँ की 1 है, b2 की यहाँ की 1 है। फिर आपने क्या लिया c1 c2, c1 की वैल्यू यहाँ की 1 है, c2 की वैल्यू यहाँ की 1 है। तो ये वर्क किया आपने, है ना। अब हमारा नो सॉल्यूशन का फॉर्मूला आएगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, फॉर नो सॉल्यूशन क्या होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये होता है। तो इसका मतलब है कि हम अपना क्वेश्चन दो इक्वेशन से ही निकाल सकते हैं भाई। किस किस को इक्वेट करके, a1 a2 इक्वल टू b1 b2, भाई ये तो इक्वल ही नहीं है तो इसको तो हम ले ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, तो इसका मतलब आप इसको लीजिए यहाँ से 2k माइनस 1 और ये आपका ये है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इधर 2k को ले आइए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा k इक्वल टू 2। क्लियर है। तो हमें क्या फाइंड करना था, वैल्यू ऑफ k। तो वैल्यू ऑफ k निकल आया भाई। देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमने, हमारे पास जो फॉर्मूला था इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए वो ये था, है ना। तो हमारी मर्जी थी हम इन दो को इक्वल करें, हम इन दो को इक्वल करें, या हम इन दो को इक्वल करें, है ना। बट यहाँ पे हम इन दो को ही इक्वल कर सकते हैं क्योंकि ये तो नॉट इक्वल टू बोल दिया ने, तो c को हम किसी के साथ इक्वल नहीं कर पाएंगे। और इन दो को इक्वल किया और इक्वल करने के बाद दोनों की वैल्यू गिवन है, यहाँ से डायरेक्ट भी उठा के आप यहाँ रख सकते हो और b1 b2 की वैल्यू यहाँ रख सकते हो, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा।
आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। तो नो सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन हो गया है। यहां पे आपके पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। क्या वर्ड आ गया, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इन केस देयर आर यूनिक सॉल्यूशन, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम ऑलरेडी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी पढ़ चुके हैं, अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या बोला है कि पहले तो हमें ये चेक करना है भाई ये यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है और ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। जब हम ये चेक कर लेंगे, अगर हमें यूनिक सॉल्यूशन मिला तो हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और आपको इधर फॉर्मूला लिख दिए गए हैं। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन और उसको कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन और उसको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। थर्ड केस क्या होगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन और क्या बोलते हैं उसको, कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। क्लियर है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। पहले आप इस इक्वेशन लिखिए, दो इक्वेशन हो गई आपके पास, फर्स्ट एंड सेकंड। अब हम इसको क्या करेंगे, कंपेयरिंग विद इक्वेशन दीज। तो a1 की वैल्यू फर्स्ट के साथ से निकालिए, a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू -3, c1 इक्वल टू -3। फिर a2 सेकेंड कंपेयर कीजिए, a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू -9, c2 इक्वल टू -2। अब हम चेक करेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, ऐसे इक्वेशन थर्ड b1 b2 -3 c1 अपॉन c2 इक्वल टू -3 अपॉन 2। तो ये हो गया है ना। तो अब आप यहां पे देखेंगे a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 तो इक्वल है, बट c1 अपॉन c2 नॉट इक्वल है। तो इसका मतलब इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, और इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन मतलब ये वाला फॉर्मूला बन गया ना, ये वाला। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो कब करना था, जब यूनिक सॉल्यूशन निकलता। तो यहाँ पे तो यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, नो सॉल्यूशन आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला लग रहा है a1 अपॉन a2 और इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका फ्रॉम थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ दिस ये आया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसलिए हम आगे इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हमारा यही फाइनल आंसर हो गया है। हाँ, तब हम करते अगर ये यूनिक सॉल्यूशन बनता, यूनिक सॉल्यूशन अगर इक्वेशन हमें ये मिल जाती, तब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसे आगे भी सॉल्व करते। तो क्लियर है। तो द इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन है। अगर ये यूनिक सॉल्यूशन है हम आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे, कंपेयर कीजिए पहले। तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे आपका ये हो गया ये, ठीक है। अब आपने लिखा यहाँ पे a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, ठीक है। तो यहाँ आप चेक करेंगे a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये है। तो इसका मतलब क्या है, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन। तो भाई इसका यूनिक सॉल्यूशन निकल आया। तो अब हम क्या अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्योंकि वहाँ बोला गया है। अगर बोला नहीं जाता हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते थे, ठीक है, ग्राफिकल मेथड यूज कर सकते थे, और हम एज यूज कुछ भी मेथड यूज कर सकते थे, ठीक है। बट यहाँ पे उन्होंने बोला है अब यूनिक सॉल्यूशन आया है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 y अपॉन
C1 A2 माइनस C2 A1 इक्वल टू 1/A1 B2 माइनस A2 B1। और ये सब फॉर्मूला कैसे आया, कहाँ से आया है, ये हमने जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में, सॉरी प्रीवियस लेक्चर में, तो वहाँ आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, पूरा एक्सप्लेन वहाँ किया गया है। अब हमें B1 C1 C2 ये सभी वैल्यूज पता है, यहाँ पे ये सभी वैल्यू गिवन है, इन सभी वैल्यूज को पुट कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे ये 45 माइनस ये 21 इक्वल टू y, दिस माइनस 21, दिस माइनस 15 प्लस 50 अपॉन, ये सभी वैल्यूज आपको यहाँ पुट करके इसे सॉल्व करना है। यहाँ आ जाएगा आपके पास 24, यहाँ आ जाएगा आपके पास -6 और यहाँ आ जाएगा 1/6। तो अब आप इक्वल कर लीजिए, पहले आप इसको इक्वल कर लीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी, फिर आप इसको इक्वल कर लीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम पहले x/24 इक्वल टू 1/6, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 4, फिर आप y/-6 इक्वल टू 1/6, तो y इक्वल टू हो जाएगा -1। तो सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 4, y इक्वल टू -1। तो देखिए यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट यूज हो गए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी आपने यूज कर लिया और कंसिस्टेंसी वाला भी यूज कर लिया कि भाई लीनियर जो इक्वेशन है वो यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। तो आई होप कि ये अच्छे से आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी आपसे यही बोला जा रहा है, अगर ये कंसिस्टेंट है तो उसको सॉल्व करना है ग्राफिकली। तो पहले हम चेक कर लेते हैं इस इक्वेशन को, A1 B1 C1 C2 A2 B2 C2, ये वैल्यूज हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे क्या चेक करना है, आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट है तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो हमें इसको सॉल्व करना है ग्राफिकली। तो अभी मैंने बताया था फॉर्मूला, A1/A2 की वैल्यू लिख लीजिए, B1/B2 की वैल्यू लिख लीजिए, C1/C2 की वैल्यू लिख लीजिए। तो यहाँ पे ये आपके पास है। तो आपका कंसिस्टेंसी के लिए क्या आएगा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये इक्वल है पूरा, ठीक है, क्योंकि भाई A1A2 भी क्या है 1/2, B1B2 भी क्या है 1/2, C1C2 भी क्या है 1/2। तो इसका मतलब ये क्या है, ये आपका बनेगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, जब भी सॉल्यूशन निकलता है किसी भी इक्वेशन को, उसको कंसिस्टेंट बोला जाता है। जब हम किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते तब उसको बोलते हैं हम इनकंसिस्टेंट। तो द इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। अब इक्वेशन अगर कंसिस्टेंट है तो अब हमें सॉल्व करना है ग्राफिकली मेथड से। और आप लेक्चर देख सकते हैं ग्राफिकल मेथड कैसे सॉल्व किया था। x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो यहाँ से हमें x और y की वैल्यू निकालनी है और उनके पॉइंट। x अगर मैं 0 पुट करूँ y 5, अगर y में 0 पुट करूँ तो x 5, ठीक है। तो इसके पॉइंट 5, 0, 0, 5। अब यहाँ पे 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो आप अगर ये देखेंगे तो इसे 2 से डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई नहीं, हम वैसे ही ले लेंगे। x को अगर 0 पुट करा तो y 5 और अगर y को 0 पुट करा तो x 5। तो ये आपके पास ग्राफ के पॉइंट आ गए। x से आपने निकाल लिया x, y, x की वैल्यू 0 और y 5 और यहाँ पे x 5 y 0। अब हम ग्राफ बनाते हैं इधर। ये आपके पास ग्राफ है, तो यहाँ पे आपने ये ग्राफ ले लिया। तो आपको पता है, देखिए जब आपके पास x 0 है y 5 है, तो x 0 है तो y 5 पे, तो एक पॉइंट तो यहाँ हो गया, मैं इसकी बात कर रहा हूँ इस इक्वेशन की। और जब आपके पास x 5 है y 0 है तो y 0 यहाँ, तो x 5, तो एक पॉइंट यहाँ हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट यहाँ हो गया, एक 0,5 और एक 5,0। ये पहली लाइन आपकी ड्रॉ हो गई, ठीक है। अब सेकेंड वाली लाइन में भी सेम है, भाई 0 पे क्या दे रहा 5 और 5 पे क्या दे रहा 0। तो दूसरी लाइन आपके पास कहाँ आएगी, सॉरी एक सेकेंड,
ठीक है। तो दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर आ जाएगी, क्योंकि इसके और इसके अगर आप पॉइंट को देखेंगे तो सेम पॉइंट है। यहाँ 0,5, यहाँ क्या है 0,5, यहाँ क्या है 5,0, यहाँ क्या है 5,0, तो 5,0। तो इसका मतलब आपके पास वो लाइन, और मैंने ये बताया भी था कि जब आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात होती है तो दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर आती, तभी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। क्लियर है। नेक्स्ट, यहां आपके पास आपको चेक करना है कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द पेयर्स ऑफ फॉर्म एज फॉलोइंग: पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन, ओवरलैपिंग लाइन। 2x plus 3y minus is linear equation. Write another equation in two variables such that geometric pair of form. आपको एक अलग इक्वेशन और लिखनी है टू वेरिएबल की। वन लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है, एक तो आपको लिखनी है पैरेलल लाइंस वाली, दूसरी लिखनी है आपको इंटरसेक्टिंग लाइन और ओवरलैपिंग लाइन। तो सॉल्यूशन, कंपेयरिंग द इक्वेशन दिस, तो ये आपको मिल गया। लेट सेकंड लाइन द इक्वेशन a2x plus b2y equal to c2. द कंडीशन फॉर लाइन टू बी पैरेलल वी नो, हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं। जब आपके पास पैरेलल लाइन होती है तो हमारे पास ये होता है ना। और पैरेलल लाइन मींस, और क्या बोल सकते हैं, नो सॉल्यूशन। मतलब आपके पास एक लाइन ऐसे जा रही है, दूसरी लाइन ये जा रही है, तो इसका मीनिंग ये होगा। तो यहां पे हम दूसरी इक्वेशन अज्यूम a1 इक्वल टू 4, a1 अपॉन a2 इक्वल टू 1/2 एंड a1 a2 इक्वल टू b1/b2। तो ये क्या हो जाएगा, तो आपके पास ये आ जाएगा c1 c2। तो यहाँ पे आपकी इक्वेशन जो बनेगी, वन सेट ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a2 एंड b2 c2, द अबव कंडीशन a2 इक्वल टू 4, b2 इक्वल टू 6, c2 इक्वल टू -5। देखिए कैसे भाई, मुझे ये दो इक्वल करनी है ना, ये दो इक्वेशन इक्वल करनी है। तो a1 की वैल्यू तो मुझे 2 गिवन है, a2 का मुझे पता नहीं है, b1 की वैल्यू मेरे पास 3 है और b2 की वैल्यू का पता नहीं है मुझे। तो मैं इनको इक्वल कब कर पाऊंगा, मैं इनको इक्वल तभी कर पाऊंगा अगर मैंने a2 की वैल्यू ली मैंने 4 और b2 की वैल्यू ली मैंने 6। तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा 1/2 और ये क्या आएगा 1/3। क्लियर है। और c2 आप ऐसी वैल्यूज लिख लीजिए जो इक्वल ना हो। तो इसके इक्वल क्या होगा भाई, ये 1/2 होगा है ना। c2 आपने एक -8 ले लिया, एक -5 ले लो, तो ये तो इक्वल है ही नहीं। क्लियर है। तो पैरेलल लाइन से आपने इस टाइप से निकाल लिया दूसरी इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन आप लिख सकते हैं भाई। दूसरी इक्वेशन आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, ये इक्वेशन लेट की थी ना आपने ये वाली। तो यहाँ से a2 की वैल्यू 4 है तो यहाँ 4 पुट करो, और b2 की वैल्यू क्या है 6 है, 6 पुट करो, c की वैल्यू क्या है -5। क्लियर है। तो द सेकेंड लाइन इक्वेशन कुड बी 4x + 6y + 5 = 0। द कंडीशन फॉर द लाइन टू इंटरसेक्टिंग, अब इंटरसेक्टिंग का क्या मीनिंग था, a/a2 नॉट इक्वल टू b/b2। तो यहाँ से आपके पास a2 इक्वल टू 4 ले लिया आपने, b2 इक्वल टू 4 ले लिया, c2 इक्वल टू 1 ले लिया। हमें ऐसी इक्वेशन बनानी है जो इक्वल ना हो। a1 क्या था आपके पास 2, आपने a2 ले लिया मान लीजिए 4, और b1 क्या गिवन है आपको 3, और आपने b2 भी 4 ले लिया। क्या ये दोनों इक्वेशन इक्वल है, नहीं है। और c1 आपने ले लिया, c2 ले लिया आपने 1। और आप अपनी मर्जी से कोई भी ऐसी वैल्यू ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप यही वैल्यू लें, बट ऐसी वैल्यू लेनी है कि जो ये इक्वल ना हो। ठीक है। अब मान लीजिए मेरी मर्जी है, मैं यहाँ पे a2 इक्वल टू क्या ले लूँ 5 ले लिया मैंने, ठीक है, और b2 इक्वल टू मैंने क्या ले लिया 6 ले लिया, तो मेरी इक्वेशन तब भी बनेगी। क्लियर है। तो आपको ऐसा नहीं देखना है कि भाई जो यहाँ पे है यही लेना, आपकी मर्जी है, बस ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए।
ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी, इसलिए यहाँ कुड बी लिखा हुआ है ना, कुड बी मतलब ऐसी एक इक्वेशन बन सकती है, और भी बहुत सारी इक्वेशन बन सकती हैं। थर्ड ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट है, द कंडीशन फॉर द लाइन ऑफ ओवरलैपिंग मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, वो लाइन उसके ऊपर ही आ जाएगी, तो इसका फॉर्मूला a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 है। तो वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज a2 b2 एंड c2 सेटिस्फाई द अबव कंडीशन। a2 इक्वल टू क्या लिया आपने 4, b2 इक्वल टू क्या लिया 6, c2 इक्वल टू क्या लिया -16, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। अब देखिए आप कैसे, भाई a1 की वैल्यू 2 थी और हमने एक वैल्यू लेट कर ली a2 की 4, और b1 की वैल्यू 3 थी और b2 की वैल्यू ले ली हमने 6, c1 की वैल्यू -8 है और c2 की वैल्यू ले ली हमने -16। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या आएगा 1/2, ये क्या आएगा 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये क्या आएगा 1/2, तो ये इक्वल हो गया ना, तो इस इक्वल हो गया, तो इसको फॉलो कर रहा है। तो हमने अपनी मर्जी से ऐसे नंबर लेने हैं जो इसको डिवाइड करें और इक्वल बन जाए, है ना। अभी देखिए यहाँ पे हमने a2 इक्वल टू 4 लिया है, मेरे पास ये इक्वेशन a1 की वैल्यू हमें पता है ये है, और b1 की वैल्यू हमें पता है, b1 की वैल्यू हमें पता है 3, तो यहाँ पे आपके पास b2 और c1 की वैल्यू हमें पता -8 और यहाँ पे आपके पास c2, ठीक है। अब देखिए ये आप वैल्यू छोड़ दीजिए, भूल जाइए। अब मुझे ऐसी वैल्यू लेनी है a2 b2 और c2 की, ये सब इक्वल हो जाएं। तो हमने क्या लिया यहाँ पे, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 8 ले लूँ, इसकी वैल्यू a2 की वैल्यू 8 ली मैंने, तो ये क्या होगा 2/8, और मान लीजिए मैंने इसकी वैल्यू ले ली 12, b2 की वैल्यू मैंने 12 ले ली, ठीक है, और -8 और इसकी वैल्यू ले ली मैंने -32। तो भाई देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये क्या आएगा 1/4, यहाँ पे ये क्या आएगा 1/4, यहाँ पे ये क्या आएगा 1/4, तो अभी भी तो इक्वल है ना ये, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आप कैसे भी ले सकते हैं, क्लियर है। तो ये ध्यान रखना आपको, क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है वर्ड प्रॉब्लम्स। अब यहां पे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स होता क्या है। मान लीजिए राम इज 8 मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ रहीम, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, फाइंड देयर परसेंटेज, इस टाइप का। तो यहां पे आपके पास पहली जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना हमें लीनियर इक्वेशन में। देखिए राम इज 8 मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ रहीम, तो पहले आपने राम ले लिया और रहीम ले लिया। मान लीजिए राम की वैल्यू x थी, ठीक है, राम इज 8 मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ रहीम। आप पहले रहीम की वैल्यू लेट कीजिए, है ना, तो रहीम अननोन है, तो ये रहीम है, इसकी एज अगर x है तो राम क्या है, उसकी एज का ट्वाइस है और उससे कितना और ज्यादा है, 8 ज्यादा है। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, और ये हो जाएगी आपके पास राम की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ x, यहाँ क्या हो जाएगा 2x + 8। फाइंड देयर परसेंटेज। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं हमें वो सॉल्व करने हैं, ये वर्ड प्रॉब्लम होती है, लैंग्वेज को समझना है और फिर लैंग्वेज के साथ उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे देयर आर 2 अननोन्स, है ना, 2 अननोन्स हैं। जब 2 अननोन्स हैं, अज्यूम वन ऑफ द अननोन इज x, अदर अननोन इज y, ठीक है। तो आपने एक को ले लिया x, दूसरे को ले लिया y। अब जो लैंग्वेज में बोला गया है उसकी आप बात कर लीजिए। टू फॉर्म इक्वेशन लेट सम रूल्स, फॉर्मूला एंड प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे ये आपके रूल्स हो गए, इज वॉज मोर ग्रेटर एक्सीड्स प्लस आफ्टर लिविंग सब स्पीसीज। इज वॉज है तो इक्वल टू, और मोर ग्रेटर और एक्सीड है तो प्लस आफ्टर लिविंग सम स्पीसीज। लेस और स्मॉलर है तो माइनस,
और सम ऑफ टू नंबर है तो x प्लस वाई, डिफरेंस ऑफ टू नंबर है तो x माइनस वाई, एंड ट्वाइस थ्राइस है तो मल्टीप्लिकेशन। और फॉर्मूला और प्रॉपर्टीज की अब बात करें तो डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, perimeter of triangle sum of all three sides, perimeter of rectangle 2 into length of breadth, sum of measure of the angle of triangle 180 degree, speed होता है distance upon time। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं। देखिए जब टू अननोन है तो हमने एक अननोन ले लिया x, दूसरे का नाम ले लिया y, है ना। और जो मैंने बताया था आप एक अननोन के साथ भी कर सकते हैं, जैसे x लिया फिर उसको 2x प्लस ऐड किया, है ना। लेकिन हम लीनियर एक्सप्रेशन टू वेरिएबल पढ़ चुके हैं तो दो वेरिएबल के साथ भी सॉल्व। जब आपको कहीं इज और वाज मिले, है ना, इज और वाज, तो इक्वल टू का साइन आएगा। जैसे यहाँ पे इज और वाज है ना। मोर और ग्रेटर और एक्सीड की बात होगी तो सम ऐड करना आफ्टर लिविंग सम स्पेसिस, और लेस और स्मॉलर है तो माइनस। सम ऑफ टू नंबर्स की बात होगी तो x प्लस वाई, डिफरेंस ऑफ टू नंबर की बात होगी तो x माइनस वाई, ट्वाइस बोला है, थ्राइस बोला है तो क्या बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन। फॉर्मूला एंड प्रॉपर्टीज की बात करें डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ, सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम जो वर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे तो कुछ इस टाइप के दिखाई देंगे आपको वर्ड्स, है ना, उसमें ये रूल अप्लाई करना है। क्लियर है। और इनको हमें स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे राम इज आ गया तो इक्वल टू, अब आपके पास 8 मोर देन, तो सम लगाइए, यही है ना, सम लगाइए और स्पेस छोड़िए, और ट्वाइस है तो मल्टीप्लाई कीजिए किसके साथ, ट्वाइस है ऑफ एज रहीम तो उसको मल्टीप्लाई कीजिए 2y प्लस 8। तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, लेकिन पहले आपको इसको उस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में लेके आना। तो कैसे लेके आएंगे। अब उसने बोला द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम। लार्जर वर्ड आ गया, एक्सीड आ गया, है ना, स्मॉलर आ गया। तो लार्जर और एक्सीड के लिए सम यूज कर रहे थे हम, है ना, और स्मॉलर के लिए क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे। तो यहाँ पे पहले व्हाट आर वी सपोज टू फाइंड, हम सबसे पहले क्या फाइंड करें, टू सप्लीमेंट्री एंगल है। तो दो अननोन है, टू सप्लीमेंट्री है तो एक को x और एक को y हम ले सकते हैं, है ना। तो टू फाइंड टू एंगल द लार्जर एंगल एंड द स्मॉलर एंगल, तो पहले हम लेट द लार्जर एंगल बी x डिग्री एंड स्मॉलर एंगल बी y डिग्री। तो दो अननोन हमने लेट कर लिए, मान लिए, सपोज कर लिया। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए लार्जर वर्ड है तो आपको x के साथ एक्सीड मीन्स इज मोर देन, तो यहाँ पे आपके पास प्लस वाला होगा। ठीक है, अभी बताया था जब एक्सीड होगा। फिर आपके पास क्या है, स्मॉलर है, तो x इक्वल टू वाई प्लस 18 हो गया। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड आपके पास क्या बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन वी नो दैट सम ऑफ द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे दो इक्वेशन मिल गई। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है भाई, ये x की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, इसको यहाँ पुट कर दो। ठीक है, लैंग्वेज आपको समझ आ गई। तो यहाँ पुट करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड में द मेजर ऑफ द एंगल 80 डिग्री 81 डिग्री एंड 99 डिग्री। देखिए कुछ नहीं किया भाई, यहाँ पे पुट कर दीजिए x की वैल्यू, यहाँ पुट करेंगे x की वैल्यू तो y प्लस 18 और प्लस y इक्वल टू क्या है 180। तो ये 2y
और ये इधर जाएगा तो ये बचेगा आपके पास 2 एंड 7 और y इक्वल टू 172 डिवाइड बाई 2 तो ये आ जाएगा 81। y 81 आ गया तो यहाँ y पुट कीजिए तो x प्लस 81 और 180 तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 99 डिग्री। तो ये दो आंसर आपके पास हो जाएंगे। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। क्लियर है? आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as you will be. Represent the situation algebraically and graphically. तो पहले तो हम इसको समझते हैं 7 years ago तो मतलब 7 साल पहले की बात हो रही है। 3 years from now है ना, अब से 3 years की बाद की बात हो रही है ना। तो अब देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन की हम बात करते हैं। पहले अलजेब्रिकली के मीन से कि आप लीनियर इक्वेशन 2 पे वेरिएबल में आप लिखिए इसको। पहले आफ्ताब और डॉटर की बात हो रही है, दोनों की बात यहाँ लिख दी। परसेंटेज x ईयर्स और इसकी y ईयर्स हो गई है। अब यहाँ बोला है 7 years ago तो 7 years ago मतलब प्रेजेंट में से हम पहले की बात कर रहे हैं तो माइनस होगा, तो यहाँ भी माइनस होगा। और 3 years from now I was 7 times, ठीक है अभी स्टेटमेंट बाकी है, I was 7 times as old as you were then। तो यहाँ पे x माइनस 7 किसकी है? आफ्ताब की। वो बोल रहा है 7 times as old as you तो 7 इंटू क्या होगा y माइनस 7। ये एक इक्वेशन मिल गई आपको। तो यहां से ये आपको इक्वेशन मिल गई x माइनस वाई, ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। क्लियर है? क्या क्या है भाई? दो लोगों की बात हो रही है, एक आफ्ताब है एक उसकी डॉटर है। तो आपने एक एज ले ली परसेंटेज, परसेंटेज आपने x ईयर्स y ईयर्स ले लिया। ठीक है, आप इसको y मान सकते हैं, इसको x मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप x और y की जगह कोई और भी वेरिएबल ले सकते हैं, लेकिन जनरली हम y की बात करते आ रहे हैं तो इसलिए x एंड y की बात करेंगे। तो x ईयर हो गया, y ईयर हो गया। अब बोल रहा है वो 7 years ago, जब 7 years ago पहले की बात हो रही है भाई, आज वो उसकी प्रेजेंट एज x है तो 7 साल पहले तो माइनस रही होगी ना। मान लीजिए आपकी एज अभी 14 है ना, तो 7 साल पहले कितनी रही होगी भाई? 7 रही होगी ना, तो -7 है ना। और अगर मैं 7 साल बाद की बात करूं तो क्या बोलूंगा, आज से 7 साल बाद आप 21 के हो जाएंगे। क्लियर है? तो यहां पे ये हो गया। फिर उसने जो कंडीशन बोली है आई वाज 7 टाइम्स, वो अपने डॉटर से बोल रहा है कि मैं तुमसे 7 टाइम्स ज़्यादा था। ठीक है, तो x माइनस 7 और इंटू, तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन की हम बात करते हैं 3 years फ्रॉम नाउ। अब 3 years आफ्टर की बात हो रही है ना, बाद की बात हो रही है। तो x प्लस 3 years, y प्लस 3 years। अब वो बोल रहा है आगे आई शैल बी 3 टाइम्स एज यू विल बी, तो x प्लस 3 इंटू 3 y प्लस 3। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी। ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब दो इक्वेशन मिल गई भाई, और दो इक्वेशन मिल गई तो हमारे पास 4 मेथड हैं टू लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, ग्राफिकल मेथड है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। बट यहाँ पे हमारे पास कंडीशन उसने दे दी, हमें सिर्फ ये ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। जब ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है तो हमें ग्राफ बनाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे तो लेट रिप्रेजेंट, तो एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से निकालिए, 0 पुट कीजिए x, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास क्या 6। ठीक है, और फिर आप x को 0 पुट, y को 0 पुट कीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा 7। आपकी मर्जी है, कुछ भी पुट कर सकते हैं। अगर मैं y को 0 पुट कर दूं तब भी हम कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप वो पॉइंट लीजिए जिसको हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। x इक्वल टू 0 लीजिए तो y इक्वल टू 2 आ जाएगा -2,
और यहाँ पे आप x को 6 लीजिए तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, देखिए y इक्वल टू 0 पुट किया, 6 आ गया। क्लियर है। और यहाँ पे आपके पास ये पॉइंट आ गए। अब इस पॉइंट को हम ग्राफिकल मेथड से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे पॉइंट को, जो हम करते आ रहे हैं। देखिए पहला जो पॉइंट है इस इक्वेशन का, इस लाइन की हम बात कर रहे हैं, तो 0,6 है, तो यहाँ पे 0,6 हो गया। दूसरा क्या है, 7,7 है, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे भाई ये 7 इधर जाएगा, इधर है, ये 7 इधर जाएगा इधर, तो ये पॉइंट होगा 7,7। तो यहाँ पे ये 7, अब इस लाइन को अगर हम इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ से ये लाइन ऐसे पास होगी। दूसरे की बात करें तो ये इसका हो गया। दूसरा क्या है, 0-2, तो यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा 606 है, अब इसकी बात करें 60 पे ये आ जाए, ये लाइन यहाँ से पास होगी। तो अगर हम ये देखें तो ये लाइन क्या है भाई, दोनों लाइन क्या है, पैरेलल लाइन है, नो सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन इसका नहीं मिलेगा। तो क्लियर है।